नमस्कार, इंडिया इकोस पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। और आज हमारे जो गेस्ट हैं वो हैं वाडिया इंस्टीट्यूट से रिटायर्ड सिस्मोलॉजिस्ट डॉक्टर पॉल, जिनसे हम जानेंगे अर्थक्वेक के पीछे की कहानी, अर्थक्वेक से कैसे बचा जा सकता है, क्या क्या सावधानी हमें बरतनी चाहिए। आइए जानते हैं इस पॉडकास्ट में डॉक्टर पॉल से। डॉक्टर पॉल, पहले तो मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगा। आप हमारे स्टूडियो में आए हमसे ख़ास बातचीत करने के लिए। मैं सबसे पहले जानना चाहूँगा, जब आपको लाइफ में पहली बार भूकंप का एहसास हुआ, क्या तभी आपने सोचा था कि मुझे इसी फील्ड में जाना है और इसी पर रिसर्च करनी है? ना, ये बात तो नहीं थी, क्योंकि जो पहला भूकंप मैंने बहुत अच्छे से महसूस किया वो था 1991 उत्तरकाशी अर्थक्वेक। उस समय ये बात नहीं मेरे दिमाग में थी कि यही वो टॉपिक होगा कि जिस पे कि मैं आगे चल के शोध का कार्य करूँगा। हाँ, लेकिन इतना ज़रूर है कि जब हम बचपन में छोटे थे तो ऐसे भोपाल से दिल्ली जब ट्रेन की यात्रा किया करते थे तो रास्ते में वो पठारी क्षेत्र आता था, तो मेरी जिज्ञासा हुआ करती थी पिताजी से पूछना कि ये पहाड़ी बनते कैसे हैं, ये यहीं क्यों बना। तो इस तरह को मन में सवाल उठते थे। तब ये नहीं मालूम था कि इसी में आगे जाकर के मैं खूब पढ़ूंगा और इसका बारे में मैं शोध कार्य करूँगा। अच्छा, कहते हैं कि जैसे जब भूकंप आता है तो जो जानवर होते हैं या होता है, इनको शायद पहले से पता चल जाता है। ये कोई मिथ है या इस बात में कोई सच्चाई है? नहीं, इस बात में सच्चाई तो है, लेकिन इसका हम वैज्ञानिक दृष्टि से इसमें हम ये शोध नहीं कर पाए हैं कि हम इससे क्वालिटेटिवली और क्वांटिटेटिवली कैसे हम इसको महसूस करें। लेकिन इसमें यह नहीं कि ये मिथ है कि इसमें सच्चाई नहीं है, और उसका एक कारण है। क्या होता है कि जब पृथ्वी की सतह के नीचे ये जब एनर्जी एक्युमुलेट होती है तो उसमें उसके रिलीज होने से पहले ईएम वेव्स जनरेट होती हैं। अब वो ईएम वेव्स जो हैं वो धरती में, ईएम वेव्स और जो ये साइस्मिक वेव्स होती हैं, दोनों के ट्रेवल करने के टाइम में, स्पीड में बहुत डिफरेंस है। ईएम वेव्स का जो मापन होता है वो होता है 10⁸ के स्केल में, मीटर पर सेकंड, जबकि ये होता है 10⁻³ वाले स्केल में। तो ईएम वेव्स जो हैं वो बहुत पहले पहुंच जाती हैं पृथ्वी की सतह पर। तो इसीलिए क्या होता है कि कुछ जानवर जैसे कि सांप है या जो धरती से कनेक्टेड है, या पेड़ में बैठे चिड़िया है, कुत्ता है, तो उनके बिहेवियर में एक चेंज नज़र आता है। और कई बार ये एहसास हो जाता है कि वो इस तरह का बिहेवियर था और उसके बाद अचानक से भूकंप आया। लेकिन क्या है कि उस तरह के बिहेवियर को कभी और देखा गया हो और उसके बाद हमने ये मालूम कर लिया हो कि अब भूकंप आने वाला है। क्योंकि मुझे याद है 2015 में जब ये नेपाल अर्थक्वेक आया था तो मैंने एक वीडियो क्लिप देखी थी जिसमें कि फर्स्ट स्टोरी पे एक कुत्ता अजीब तरीके से भौंका और भौंकने के बाद वो तुरंत एकदम से ग्राउंड फ्लोर से बाहर आ गया और विद इन सेकेंड्स भूकंप था। तो उसको इस बात का हम कह सकते हैं कि एहसास हो गया। मछलियों का है, स्नेक्स का है, रेप्टाइल्स का है, चींटियों के चलने का है, चिड़ियों की चिरपिराहट जो है उसका है। कई चाइना और जापान में इस चीज़ को लेकर के बहुत शोध हुआ, परंतु किसी निष्कर्ष पे नहीं पहुंचा जा सका, जिसकी वजह से इस शोध को वहीं पर रोक दिया गया। अक्सर लोग ऐसा भी कहते हैं जैसे मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो, सपोज करिए धूप निकल रही है, बहुत तेज़ गर्मी है या बारिश हो रही है, तो लोग ऐसा भी मानते हैं कि उस टाइम पे भी भूकंप आ सकता है। क्या ऐसा होता है? नहीं, मौसम को लेकर के, मौसम में बदलाव को लेकर के या मौसम के एक्सट्रीम को लेकर के, बारिश हो, तूफान हो या चेंज ऑफ वेदर हो, इसको लेकर के और उसको हम भूकंप का आकलन करना, आकलन मतलब कि उसके प्रेडिक्शन की तरफ कि भाई आने वाला है मौसम के बदलाव की वजह से, कि वो क्या एक इंडिकेशन है, ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं। हाँ, कुछ लोग ऐसे करते हैं कि मतलब कि ऐसा मौसम खराब है तो भूकंप आ सकता है। अब वो सबके अपने अपने लॉजिक लगाते हैं लोग। क्या होता है कि कई बार ऐसा हुआ कि मौसम खराब हुआ और उसके बाद भूकंप आया, तो कुछ लोगों ने उसको कोरिलेट कर दिया कि ये क्यों, मौसम खराब था और उसके बाद भूकंप आया, तो मौसम खराब भी जो है एक पैरामीटर हो गया, इंडिकेटर हो गया कि अब ये भूकंप आने वाला है। लेकिन ऐसा नहीं।
अच्छा, अगर मैं बात करूँ, जैसे हम अपने उत्तराखंड की बात करते हैं, तो उत्तराखंड में हिमालयन रेंज एक है जो, क्या वो आने वाले टाइम में आपको लगता है, अगर आपने अपना शोध किया हो, तो क्या वहाँ भूकंप के चांसेस ज़्यादा हैं? देखिए, ऐसा है कि हम थोड़ा सा इसकी अगर हम बैकग्राउंड देखें तो आज से करीब 40-50 मिलियन ईयर्स पहले जब ये एक पूरा एक वन पीस ऑफ लैंड था, तो उसके बाद जो है ये धीरे धीरे ऑस्ट्रेलिया से टूट करके जो लैंड का पोर्शन जिसे हम इंडियन प्लेट बोलते हैं, ये इंडियन प्लेट खिसकती हुई आई और यूरेशियन प्लेट से टकराई। इस टकराने की वजह से हिमालय की उत्पत्ति हुई। उसके बाद टकराने के बाद क्या स्थिति पनपी है कि जो इंडियन प्लेट है वो यूरेशियन प्लेट के नीचे जा रही है, जिसे हम कहते हैं इंडियन प्लेट इज अंडर थ्रस्टिंग बीनीथ द यूरेशियन प्लेट। इसकी जो ये गति है जाने की वो हम बहुत कम है, लेकिन जैसे कि 5 से 6 सेंटीमीटर पर ईयर। लेकिन यदि अगर आप हिंदुस्तान की बात करें तो कश्मीर से लेकर के अरुणाचल तक इसकी लेंथ है लगभग 2500 किलोमीटर। तो अब ये जो इसका खिसकना है ये क्या करता है कि जो उसके अंदर एनर्जी ऊर्जा को एकत्रित करता है, थोड़ा सा उसका भूभाग इसकी हाइट बढ़ाने में भी जाता है। इसीलिए हम कहते हैं कि हिमालय जो है तरुण अवस्था में, यंगेस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड, कि इनकी ऊंचाई में बहुत मामूली सही लेकिन अंतर आता है, ये तरुण अवस्था में। लेकिन इसका बहुत बड़ा भूभाग जो है वो फ्रिक्शनल एनर्जी और वो जो नीचे की तरफ जा रही है वो एनर्जी एकत्रित होती है। अब ये जो एकत्रित एनर्जी है, जब पृथ्वी के सतह के नीचे जो चट्टानें हैं वो इसको अपने आप में नहीं संजोए रख पाती है, तो क्या होता है कि वो एकदम से उसके अंदर एनर्जी रिलीज होती है। इसी को हम भूकंप कहते हैं, द सडन ट्रांजिएंट रिलीज ऑफ एनर्जी फ्रॉम बीनीथ द सरफेस ऑफ द अर्थ। त्वरित ऊर्जा का निकलना सरफेस ऑफ द अर्थ के नीचे, हम इसी को भूकंप बोलते हैं। अब जहां तक आपका प्रश्न था उत्तराखंड को लेकर के, ये जो एनर्जी एक्युमुलेट होती है ये माना जाता है कि ये एक बड़े भूकंप के रूप में ये एनर्जी निकलती है। अभी तक पिछले 200 सालों का इतिहास देखें तो हमारे यहाँ पर 4 बड़े बड़े भूकंप आए। 1905 कांगड़ा, 1934 बिहार नेपाल, 1950 और 1897 ये असम और अरुणाचल का। अब बहुत बड़ा भूभाग 1934 बिहार नेपाल और 1905 कांगड़ा के, इसको हम बोलते हैं सेंट्रल सेस्मिक गैप। क्यों सेंट्रल सेस्मिक गैप? कि यहाँ पर ऊर्जा तो एकत्रित है लेकिन वो रिलीज नहीं हुई है। तो हम ये मान के चलते हैं कि ये वो क्षेत्र है जहाँ पर कि आने वाले वर्षों का कहने का मतलब है कि हम और आप बात करने इस समय भी एक बहुत बड़ा भूकंप आ सकता है या 10, 20, 50 साल में भी आ सकता है। तो जो हमारा उत्तराखंड का जो भाग है वो इसी सेंट्रल सेस्मिक गैप में आता है। तो एक बड़े भूकंप के आने की संभावना यहाँ हमेशा बनी रहती। तो क्या ये कहना गलत होगा कि जो हिमालय है उसकी हाइट लगातार बढ़ती जा रही है और हम हिमालय के नज़दीक जाते जा रहे हैं? नहीं, ये बात नहीं, ऐसा नहीं है। ये जो जीपीएस मूवमेंट जो हमको ये बताती है कि ये कितनी प्लेट खिसकी और इसमें इतनी जो है वो डिफरेंस आया है, उसका ये हम माप नहीं लगा सकते कि हमारी जो है वो उसके अंदर दस्ती चली जा रही है। क्योंकि आपके बताएं इसमें क्या होता है कि एक होता है कंस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन और एक होता है डिस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन। अगर एक जगह वो अंदर जा रही है तो एक वो भी रीजन है जहाँ से कि वो निकल रही है। बिल्कुल। तो क्या ऐसा कोई तरीका अभी तक हम निकाल पाए हैं कि हम भूकंप को पहले से पता लगा सकते हैं? देखिए, भूकंप का पूर्वानुमान टू प्रेडिक्ट एन अर्थक्वेक, इसमें जो विज्ञान है आज तक का जो अध्ययन है, हम मीडियम टर्म फोरकास्टिंग तक तो पहुंच गए। इसका क्या तात्पर्य है मीडियम टर्म फोरकास्टिंग का मतलब? क्योंकि जियोलॉजिकल टाइम स्केल में ना हम कई 100 हजारों वर्षों के, मिलियन ईयर्स में बात करते हैं। हम ये नहीं बोलते कि 10-20 साल या 1 साल या 6 महीने, उसमें नहीं हम बात करते। तो मीडियम टर्म फोरकास्टिंग का मतलब है कि जैसे मैंने आपको कहा कि सेंट्रल सेस्मिक गैप वो रीजन है जहाँ पर कि
एक बड़े भूकंप की जो ऊर्जा है वो पहले से एकत्रित है वहाँ पे, जिसको कि रिलीज होना है। तो मैंने आपको एक रीजन बताया कि बिहार नेपाल अर्थक्वेक से कांगड़ा अर्थक्वेक। मैंने आपको ये कहा कि ऊर्जा इतनी एकत्रित है कि 8 से ऊपर का मैग्नीट्यूड आएगा, और मैं ये भी कह रहा हूँ कि आने वाले 50-100 साल में ये अर्थक्वेक आएगा। तो हम ये जो प्रेडिक्शन है कि स्थान, समय और मैग्नीट्यूड, ये तीनों बताया तो, लेकिन उसका जो रूप है वो इतना बड़ा है कि मैं आपको ये नहीं कह सकता कि आप जो है वो 50 साल तक जो है घर के बाहर सो। तो जो प्रैक्टिकलिटी है, हम ये कहें कि मैं आपको कि अमुक जगह पे एपिसेंटर होगा, उसका ये मैग्नीट्यूड होगा, ये गहराई होगा और ये समय आएगा, अभी मैं ये नहीं कह पा रहा हूँ, जिसको कि हम बिल्कुल प्रिसाइज प्रेडिक्शन बोलते हैं। लेकिन हाँ, वैज्ञानिकों ने इतना तो अध्ययन किया है कि हम एक पूरे संसार में कौन कौन से रीजन हैं जहाँ पर कि भूकंप आने की ज़्यादा संभावना है, कहाँ पे कम आने की संभावना है, कहाँ पर क्या क्या मैग्नीट्यूड आने की संभावना है, किस किस गहराई तक के आने की संभावना है। ये शोध ज्ञान तो हुआ है और इसकी तरफ बढ़ रहा है, प्रेडिक्शन की तरफ। लेकिन एक प्रिसाइज प्रेडिक्शन में कितना समय लगेगा, 50 साल लगेंगे, 100 साल लगेंगे, 200 साल लगेंगे, ये अभी कहना बहुत मुश्किल है। और क्यों मुश्किल है? इसका बहुत बड़ा कारण क्या है कि सतह के नीचे की जो संरचना है, इसको समझ पाना और इसके बारे में अपने ज्ञान को बढ़ा लेना, ये अभी हमारे मानव के बस की अभी बात नहीं है कि हम उसको ठीक तरह से कर पाए। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ कि हम बीमार होते हैं, हम मालूम है कि भाई हड्डी टूट गई, ठीक हो गई, बुखार हो गया, लेकिन आप ये देखेंगे कि कई बार बीमारी इस स्तर तक पहुंच जाती है कि जो मेडिकल प्रोफेशन में जो डॉक्टर्स हैं वो भी आपसे ये कहेंगे कि अब इसके आगे हम नहीं जा सकते, क्योंकि वो जो ईश्वर की जो कृति हमारी ये जो बनाई हुई है उसको भी वो इतना नहीं समझ पाए हैं कि वो हर चीज़ का निदान करते। इसी तरह से ये पृथ्वी भी ईश्वर की संरचना है जिसको समझ पाना हमारे बस की बात नहीं है। और देखा जाए तो इंसानों के द्वारा इसको लगातार छेड़ा जा रहा है। अब उत्तराखंड में देखें आप, उत्तरकाशी आपने देखा ही होगा, अभी बीच में वहाँ मकानों में दरारें आनी शुरू हुई थी, ज़मीन खिसकनी शुरू हुई थी। तो कुछ लोगों ने ऐसा भी बोला कि जो उत्तरकाशी बसा हुआ है वो एक मलबे के ऊपर बसा हुआ है और वो मलबा धीरे धीरे खिसक रहा है अपनी जगह से। क्या आपके नज़रिए से क्या है वो चीज़? देखिए, ऐसा है कि अगर आप हिमालय के रॉक्स को देखें ना, तो आपको पता चलेगा कि ये जो सी बॉटम में जो रॉक्स होती है ना, ये उनकी संरचना वो है। और उसका कारण ये है कि यहाँ पे, जैसे मैं आपको बता रहा था, हिमालय की उत्पत्ति से पहले यहाँ पे एक टेथिस सी था, और जब ये जो प्लेट्स का टकराना हुआ और यहाँ पे हिमालय उत्पत्ति हुई, तो वो जो नीचे की जो सतह की जो रॉक्स है वो ऊपर आ गई। अब जो आपने बात कही है कि जो मानव ने, जैसे कि हम अगर ये कहें वाइडनिंग ऑफ द रोड्स है, या ब्रिजेस का बनना है, या टनल्स का बनना है, अगर आप मुझसे एक सेंटेंस में ये आंसर पूछना चाहें कि क्या इनकी वजह से भूकंप पे कोई प्रभाव पड़ता है, तो इसका उत्तर है ना। ये जो ऊर्जा का एकत्रित होना है, ये तो बहुत गहराई में प्लेट्स की मूवमेंट की वजह से। मैं ये बात कहता हूँ, एक इसमें एक टॉपिक है रिजर्वॉयर इंड्यूस्ड सेस्मिसिटी, कि जहाँ पे जलाशय बन जाते हैं और कहीं पे क्या होता है कि जैसे एक कोयना का एक्सपीरियंस है जो पेनिनसुलर इंडिया में है, यहाँ हम ये कहें कि हमारे ये टेहरी की जो झील है, ये एक रिजर्वॉयर होता है। क्या रिजर्वॉयर की वजह से उस जगह पर सेस्मिसिटी में, भूकंप आने में क्या, तो यहाँ पे शोध ये बताता है कि कई बार उस जगह पे इस रिजर्वॉयर की वजह से थोड़ा इम्पैक्ट आता है, लेकिन जहाँ तक उत्तराखंड की बात है, इस झील के बनने से नहीं फर्क पड़ा। ये हमारा शोध कहता है कि झील के बनने से पहले और झील के बनने के बाद हमने वहाँ की सेस्मिसिटी का अध्ययन किया, तो हमने ये पाया कि इसकी वजह से कोई इसमें प्रभाव नहीं पड़ा। और उसका कारण ये है कि यहाँ पर ना थ्रस्ट फॉल्ट्स है, बल्कि उसको स्टेबलाइज हुआ है रीजन, बजाय कि एक्टिवेट होने की वजह, क्योंकि ये इधर से यूं जाता है, जब वेट उसका यूं पड़ेगा तो ये इसके खिसकने को रोक देगा। लेकिन जो आपका मूल क्वेश्चन था, प्रश्न था कि हम मानव जो विकास के लिए जो करता है, जैसे कि टनल है, ब्रिजेस हैं, डैम्स हैं,
क्या इनका भी एक प्रत्यक्ष रूप में भूकंप पे प्रभाव पड़ता है? तो इसका उत्तर है नहीं। हाँ, मैं ये कहता हूँ जो दूसरी आपदाएं हैं जैसे कि लैंडस्लाइड्स हैं, है ना, इस तरह के, उनमें तो प्रभाव पड़ता है। तो एक आम आदमी को कैसे पता चले कि जो वो जहाँ पर रह रहा है वो भूकंप प्रभावित क्षेत्र है या नहीं है, क्योंकि उसको तो ये सब जानकारियाँ नहीं होती हैं, तो वो कैसे पता लगाएगा? देखिए, ये इसको हम बोलते हैं सेस्मिक जोनेशन मैप, और ये बहुत ही वेल डॉक्यूमेंटेड है। आपको वेबसाइट्स में मिलेगा कि हम अगर उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड जो है, जो हाई सेस्मिक रिस्क जोन्स हैं 4 और 5, ये उनमें आता है। ये क्या होता है कि हम 100-200 साल या उससे भी और पुरानी स्टडीज़ को जब हम एक्यूमुलेट करते हैं तो ये हम बताते हैं कि कौन सा जोन है जहाँ पे कि बड़े भूकंप आ सकते हैं, कौन सा जोन है जहाँ पे कि कम, और ये पूरे वर्ल्ड के लिए हर जगह पे वहाँ के सेस्मोलॉजिस्ट तैयार करते हैं, हिंदुस्तान के लिए भी है, और ये पूरा वेबसाइट्स वगैरह में अवेलेबल है। मतलब यहाँ यदि उत्तराखंड में कोई आदमी एक इमारत बनाना चाहता है तो नक्शा बनाने से पहले ये पूछा जाता है कि भाई हाइट क्या है और इसमें आपने अर्थक्वेक रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर्स को इनकॉर्पोरेट किया या नहीं किया, और इसका जो मेजरमेंट है कि आपको कितना खतरा है यहाँ पे, ये वेल डॉक्यूमेंटेड है, सरकार के पास भी है, वेबसाइट पे भी, और सबको मालूम भी है। ऐसा नहीं हम कहें कि भाई हमको मालूम नहीं है कि भाई यहाँ पे आ सकता है नहीं आ सकता, कितने मैग्नीट्यूड का नहीं आ सकता है कि नहीं आ सकता, ऐसा नहीं है। वहाँ तक का विज्ञान तो बहुत अच्छी तरह से किया हुआ। लेकिन देखा जाता है कि जब भी अर्थक्वेक आता है तो बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, खूब सारी जानें भी जाती हैं। तो क्या हमारी तैयारी नहीं रहती पहले, या हम लोगों को अवेयर नहीं कर पाते वक्त से पहले? देखिए, दोनों ही बातें हैं। अब ये कहा गया कि इसको हम बोलते हैं इम्प्लीमेंटेशन, कि हमको जो जानकारी है हमने उसको कितना कार्य में डाला। अगर कोई अर्थक्वेक रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर हम बनाएं, कितना भी ऊंचा बनाएं, ताइवान में 101 स्टोरी की बिल्डिंग है, या इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर, जिस उत्तरकाशी अर्थक्वेक की मैं बात कर रहा था तो मैं उसके बाद उत्तरकाशी में शहर में भी गया था, तो जो इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर थे जिनमें ये मापदंड लगाए हुए थे कि वो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट और वर्टिकल मूवमेंट को सह सके, वो नहीं टूटे। जापान इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि जहाँ पे हर स्ट्रक्चर अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बनाया जाता है। तो अगर अर्थक्वेक रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर है तो भूकंप की वजह से वो नहीं टूटेगा। तो मतलब मैं और जो आपकी बात से समझ रहा हूँ कि जो बहुमंजिल इमारतों में लोग रहते हैं, अगर वो बिल्डिंग उस स्ट्रक्चर में बनी है तो उनको ज़्यादा खतरा नहीं है। नहीं, भले ही एक ग्राउंड फ्लोर पर रहता है उसके लिए भी सेम वही है, और एक जो बहुमंजिल इमारत में रह रहा है उसके लिए भी सेम वही है। बिल्कुल, अर्थक्वेक रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर को मतलब कि अर्थक्वेक की वजह से वो नहीं टूटेगा, क्योंकि हमारे ये जो सिविल और आर्किटेक्चरल जो टेक्निकलिटीज़ हैं वो बहुत, ऐसा नहीं कि जापान वालों को ही मालूम है, हमें भी मालूम है, लेकिन यहाँ पे फ़र्क ये है इम्प्लीमेंटेशन का कि कितने, जैसे कि फाउंडेशन है तो ऑल सीजन इम्पैक्ट देना चाहिए। अगर वहाँ पे आपने फील्ड अप लैंड के ऊपर बनाया तो उसकी जो स्ट्रेंथ है वो उतनी होनी चाहिए कि तभी आप उसके ऊपर स्ट्रक्चर बनाएं। ये बहुत सारी बातें जिनको कि एडियर करना, जिनको कि इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़रूरी है इससे पहले कि हम स्ट्रक्चर बनाएं। और दूसरी बात जो आपने की, जानकारी, अवेयरनेस। अब मैं आपको बताऊं, डेवलप्ड कंट्रीज़ में और ख़ासकर जहाँ पे कि भूकंप आते हैं, और जैसे मैंने पहले भी कहा, जापान एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है जहाँ पे कि हर साल हर व्यक्ति को, हर सिटीजन को, हर बच्चे को उस मॉक ड्रिल की एक्सरसाइज के तहत जाना पड़ता है कि यदि भूकंप आ जाए तो हमको कैसे बिहेव करना है, कहाँ छुपना है, कब तक छुपना है, कौन सी इमरजेंसी किट है जो कि हमको तैयार रखनी है। इसको हम बोलते हैं अवेयरनेस, अर्थक्वेक अवेयरनेस, कि हमको जागरूकता नागरिकों में। और ऐसा नहीं कि इसका लिटरेचर अवेलेबल नहीं है, वेबसाइट्स में अवेलेबल है। बहुत सारी एजेंसीज हैं, जैसे कि मैं वाडियन संस्थान में था पहले, तो हम लोग अलग अलग स्कूल्स में जा कर के, ऑफिस में जा कर के, ऑर्गेनाइजेशंस में जाकर, और बहुत सारी संस्थाएं हैं जो कि इस तरह की मॉक ड्रिल्स जाके समझाती हैं और करवाती हैं। लेकिन हर नागरिक का भी कर्तव्य बनता है। देखिए, जितनी सरकार की जिम्मेदारी है उतनी नागरिक की भी जिम्मेदारी, कि वो इन सब चीज़ों के प्रति जागरूक रहे। और जब उसे मालूम है कि ये भूकंप क्षेत्र में हम रह रहे हैं तो उसकी अवेयरनेस होना,
और अवेयरनेस में जिन जिन बिंदुओं को हमको एडेयर करना चाहिए, हमको रखना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए, वो ध्यान रखे कि एग्जिट्स कैसे हों, खुला मैदान, मोबाइल नंबर्स, हमारे पास एक मेडिकल किट हो, खाने पीने का सामान हो, वगैरह वगैरह, कि घर में जो है बहुत ऊंचाई पर सामान ना हो। ऐसी तमाम बिंदु हैं जिनका कि यदि हम पालन करें तो भूकंप से होने वाले जान माल के नुकसान को 99.99% तक रोका जा सकता है। तो आने वाले वक्त में जैसे अभी क्या होता है, जैसे फॉरकास्ट है, कुछ भी बारिश होने वाली है या कुछ भी है, हमें मोबाइल पर अलर्ट मिल जाता है। क्या आने वाले समय में हम कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी लेके आ पाएंगे कि हमें भूकंप आने से पहले मोबाइल में अपडेट आ जाए ताकि आदमी सतर्क हो सके? देखिए, ये फिर आपका जो सवाल है ना, ये प्रेडिक्शन की तरफ जा रहा है, लेकिन इसमें हाँ एक बात ज़रूर है कि यदि हमको कुछ सेकंड्स पहले या एक आधे मिनट पहले भी इंफॉर्मेशन मिल जाए और हम सेफ जगह पे चले जाएं तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, ठीक है ना। इसके तरफ बहुत शोध कार्य हो रहा है और काफ़ी हद तक इसमें सफलता भी मिली है। कई जगह पर इस तरह के उपकरण लगाए गए हैं जिसमें कि क्या होता है कि जब ये भूकंप की तरंगें आती है ना, तो उसमें पहली एक पी वेव आती है और उसके बाद एक एस वेव आती है, सरफेस वेव जिसको हम बोलते हैं, बॉडी वेव्स बोलते हैं। तो वो पहली तरंग जैसे ही आई तो वो जो उसमें अलार्म बोलता है और वो अलार्म जो है सब जगह बोल जाता है ताकि वो व्यक्ति जो है इससे पहले कि वो वाली तरंग पहुंचेगी जो उसको ज़्यादा कंपन दे, ताकि वो बाहर आ जाए। इसमें संस्थाओं की तरफ से भी और सरकार की तरफ से भी कई जगह पे, जैसे कि कुछ डैम्स हैं, कुछ पावर हाउसेज हैं, इन जगह पे उपकरण लगाए हैं, ऐसी मेरी जानकारी है। और इस पर शोध कार्य चल भी रहा है और काफ़ी हद तक उसमें सफलता भी मिल रही है। अभी ये एक्सपेरिमेंटल स्टेज पे है, लेकिन कुछ जगह पे इम्प्लीमेंटेशन भी इसका हुआ है कि हम क्या कुछ सेकंड्स पहले या अलार्म, जैसे कि IIT रुड़की वालों ने एक अलार्म बनाया है कि अगर 6 से बड़ा भूकंप आता है तो एक ऐप है, उसमें आपको अलार्म बज जाता है। तो इसमें काफ़ी हद तक आगे बढ़ चुके हैं और आने वाले समय में इसमें हम काफ़ी हद तक सफलता पा लेंगे। जो आम लोग हैं, जो हमारे दर्शक हैं, जो भी आपको देख रहे हैं और सुन रहे हैं, मैं उनके लिए जानना चाहूँगा, बेसिक जानकारी उनको क्या अपने पास रखनी चाहिए जिससे वो नुकसान से बच सकते हैं? पहली बात तो ये है कि वो इस बात के प्रति संवेदनशील रहें कि वो एक अति संवेदनशील भूकंप क्षेत्र में रह रहे हैं। उसके लिए सबसे पहली बात, कहीं पे भी वो खुद कंस्ट्रक्ट कर रहे हो मकान या कहीं पे कंस्ट्रक्शन हो रही हो, तो इस बात की अवेयरनेस होनी चाहिए कि वो फुल्ली अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बने। दूसरी बात कि यदि बहुत पुराना स्ट्रक्चर बना हुआ है तो उसको हम कैसे रेट्रोफिटिंग करें कि वो अगर कुछ मूवमेंट होती है, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल मूवमेंट, इसके लिए सिविल इंजीनियर्स और आर्किटेक्चर्स के पास जा कर के, या कुछ संस्थाएं हैं जैसे IIT रुड़की है और भी कुछ संस्थाएं हैं, DOMC वगैरह, जहाँ पर कि जा कर के वो जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि हम ये ऑलरेडी बने हुए स्ट्रक्चर्स को कैसे रीइंफोर्स करें, रेट्रोफिटिंग कैसे करें कि ये अब जो है अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बन जाए। और तीसरी बात जो सबसे बड़ी है कि वो जानकारी जो कि सरकार ने ऑलरेडी वेबसाइट में डाली है, कुछ संस्थाएं भी करवाती हैं, जिसको कि मैं मॉक ड्रिल कहता हूँ, और मॉक ड्रिल से पहले कि हमको किस तरीके की तैयारी रखनी है। हम अपने बच्चों को भी समझाएं कि एकदम से दीवारें हिलती हैं तो आपको कैसे बिहेव करना है। और उससे पहले, जैसे मैं कह रहा था कि इमरजेंसी मेडिकल किट है, दवाएं हैं, खाने की चीज़ें हैं, वो टेबल जिसके के नीचे हम चले जाएं, बहुमंजिली है तो हम एकदम से नहीं भागें स्टेयर केस में। इस तरह की तमाम जानकारियां हैं जो कि हमको मालूम होनी चाहिए कि हमको कैसे बिहेव करना है। उससे पहले हमको तैयारी, मतलब इसका 3 आयाम रहते हैं: भूकंप से पहले, भूकंप के समय और भूकंप के बाद। तीनों को यदि हम ठीक तरह से एडेयर करें तो इससे होने वाले नुकसान से बहुत हद तक, जिसको कि मैं कह रहा हूँ 99% तक हम बच सकते हैं। पर ऐसा मुझे तो लगता नहीं कि लोग इसकी तैयारी पहले से करके रखते होंगे, जैसे आजकल के लोग रहते। किसी को भी मुझे लगता नहीं भूकंप को कोई इतना सीरियस लेता होगा जब तक कि नुकसान तक ना पहुँच जाएगा। देखिए, ऐसा नहीं है। हम स्कूल्स में जब जाते हैं
कई और संस्थाएं हैं जो कि स्कूल्स में जाकर के बच्चों को, ऑफिसेस में जाकर के या कॉलेजेस में जाकर के जब जागरूकता अभियान के तहत बताया जाता है तो लोग इसको ध्यान से समझते हैं। हाँ, मैं ये मानता हूँ कि इस तरफ अभी बहुत कुछ करना बाकी है। अगर हम एक छोटे से शहर की बात करें तो तमाम स्कूल्स और ऑफिसेस इतने हैं कि हम मुश्किल से अभी 1% जनता तक पहुँच पाए। अभी हमको आगे काम करना है और इसके बारे में बहुत सारा लिटरेचर अवेलेबल है। यदि हम जागरूक हैं और वाकई में हम ये चाहते हैं कि हम अपने आप को बचाएं, तो इसकी तरफ अगर हम 1 कदम बढ़ाएंगे तो सरकार 10 कदम आगे बढ़ाती है। और जो मटेरियल अवेलेबल है, मैं आपको बता रहा हूँ ना कि इसमें सबसे बड़ा वर्ड है इम्प्लीमेंटेशन, उसको कार्यान्वित करना। आपने पढ़ लिया और उसको आपने जो है, जैसे मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं कि अगर घर में कोई अलमीरा है, मैं आपसे ये कहूं कि आप अपने घर में अलमीरा के सबसे ऊपर के हिस्से में भारी सामान मत रखना। जनरल टेंडेंसी क्या होती है कि जो भारी सामान है, जो जरूरतमंद नहीं होता, हम सबसे ऊपर डाल देते हैं उसको। तो जब वो दीवार हिलती है ना तो वो सबसे पहले वही गिरता। या कोई अलमीरा भी है तो आप उसको दीवार के साथ बोल्ट करके रखें ताकि वो अलग से ना गिर जाए। जहाँ आप डाइनिंग टेबल पे बैठे में बगल में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि आपके ऊपर गिर जाए। जहाँ आप सो रहे हैं ऊपर कहीं लैंप तो नहीं जो कि आपके ऊपर गिर जाए। ये तमाम छोटी छोटी सी बातें आपको ये लिटरेचर में मिलेंगी। अर्थक्वेक अवेयरनेस का लिटरेचर जो कि वेबसाइट्स में अवेलेबल मिलेगा। लेकिन मैं फिर से उसी बात को कहूँगा कि आप उसको एडहियर करें, आप उसको इम्प्लीमेंट करें, आप उसको कार्यान्वित करें। और यदि आप कार्यान्वित करते हैं तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इसके नुकसान से बहुत हद तक बचा जा सकता है। डॉक्टर साहब, अंत में मैं बस आपसे ये जानना चाहूँगा, कोई ऐसी टिप या कोई ऐसी जानकारी आप हमारे दर्शकों को दें जिससे वो सतर्क रह सकें और आने वाले समय में वो इसका लाभ उठा सकें। देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा कि भूकंप तो आना ही है। ये क्षेत्र पे डिपेंड करता है। जैसे कि यदि हम उत्तराखंड की बात करें तो ये मान के चलें कि कभी भी एक बड़ा भूकंप आ सकता है। और जब हमको ये मालूम है कि ये कभी भी आ सकता है तो कभी का मतलब ये है वो सुबह भी आ सकता है, दोपहर में भी आ सकता है, रात में भी आ सकता है। तो जब हमको ये मालूम है कि कभी भी आ सकता है तो हम उसकी तैयारी करें। तैयारी में जैसे मैंने कहा कि हम नॉलेज को आगे बढ़ाएं कि आप ये मान के चलें कि घर में सब मिल कर के बैठ कर के बात करें कि अब भूकंप आ गया, मतलब कि दीवारें हिल रही हैं, तो मेरे को क्या करना है। एक बार वो व्यक्ति यदि स्वयं से भी प्रश्न कर ले ना कि मुझे क्या करना है और उसकी तैयारी के लिए क्या क्या करना है, उसको वो पढ़ ले और सबको समझा ले। अपने को समझाए, परिवार के लोगों को समझाए, सोसाइटी को समझाए, तो इसी एक एक यूनिट से तो पूरा समाज बनता है हमारा। छोटे बच्चे को भी बताए कि टेबल के कैसे नीचे जाना है। यदि बहुमंजिली इमारत में तो भागने की जल्दी नहीं करनी है, लिफ्ट में तो घबराना नहीं है। मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ कि यदि कुछ बिल्डिंग गिर गई, मलबे के नीचे कोई आ गया, आपने कई बार ये समाचार सुना होगा कि अमुक संस्था ने या बचाव की टीम ने एक व्यक्ति को 7 दिन के बाद मलबे से जिंदा निकाला। हाँ, ऐसा सुना। कई बार होता। तो उसका क्या कारण है? अब उसके लिए क्या करना है कि यदि कोई व्यक्ति उसके ऊपर कुछ चीजें आकर के गिर गई, अपनी एनर्जी को वो बचा करके रखे, अनायास चिल्लाए ना, बहुत ज्यादा परेशान ना हो। ये सुनिश्चित कर ले अगर ज्यादा हिलेगा, धूल धक्कड़ होगा, नाक में जाएगा तो उसकी क्षति होने के चांसेस है। थोड़ा सा चिल्ला करके शांत हो जाए। उसके बाद अगर उसके पास कोई मेटल है, पेन है, रिंग है, तो कम्युनिकेट करने की कोशिश करे ताकि दूसरे को पता चले। नहीं होता तो चुपचाप बैठ जाए। कोई ना कोई रेस्क्यू करने, उसको बचाने के लिए आएगा। जब वो आहट सुने तब वो बोले, तब वो कम्युनिकेट करे। हाँ, अगर ऐसी अवस्था में उसको मोबाइल है, वो तो सबसे बड़ा साधन है। मैं उस अवस्था की बात कर रहा हूँ कि मोबाइल टावर भी गिर गया, आपके पास मोबाइल भी नहीं है, लेकिन फिर भी आप कम्युनिकेट करके बताना चाहते हैं कि भाई मैं यहाँ पे हूँ। इसी तरह से मैं लिफ्ट का भी केस बताता हूँ कि यदि आप लिफ्ट में फंस गए हैं तो आपको किस तरह से बिहेव करना चाहिए।
कि आप शांत रहें, अपनी एनर्जी को बचाएं। जो उसके अंदर जो लिफ्ट का जो कैबिन है वो सक्षम है आपको 7 दिन तक ऑक्सीजन देने के लिए। आपके शरीर के अंदर जो ऊर्जा है वो 6-7 दिन तक आपको जिंदा रखने के लिए बहुत है। यदि आप घबराएं ना, परेशान ना हो और ऐसी कुछ हरकत ना करें जिससे कि आपकी एनर्जी व्यय होती हो, उसको आप बचा करके रखें। तो आप क्या कर रहे हैं कि आप बचाव की टीम को आप सहायता दे रहे हैं। इसी तरह से आप हर एक को बताएं मोबाइल नंबर्स को। भाई जैसे कि मेरे पड़ोसी का मोबाइल नंबर है, हमारे मोहल्ले में कोई व्यक्ति जो जानकार है उसका मोबाइल नंबर है, हॉस्पिटल का नंबर है, हमारे नज़दीक के रिश्तेदार का नंबर है। तो एक 4-5 मोबाइल नंबर हम आपस में बैठ करके तय कर लें कि यदि कोई ऐसी आपदा आती है तो ये वो मोबाइल नंबर है जो सबके पास है, ताकि हम उसको इन्फॉर्म कर सकें कि हमारे लिए वो राहत सामग्री लाए या हम यहाँ पर हैं। हम ये सुनिश्चित कर लें कि भाई बाहर के क्षेत्र में कौन सी जगह है, हम सब जा कर के वहाँ पे इकट्ठे हैं। हम ये देखें कि जैसे ही हम इस तरह की कोई घटना होती है तो स्विचेस को ऑफ कर दें, गैस पाइपलाइन को ऑफ कर दें। एक हमारे पास किट हो जो कि दरवाजे पे पड़ी है, जिसमें एक छोटा बिस्कुट का पैकेट है, हमारी रोज़मर्रा की दवाइयाँ हैं वो उसमें पड़ी हैं कि अगर वो भूकंप आया तो हमने उसको किट को लिया और हम बाहर चले गए। देखिए ये सब वो जानकारियाँ हैं, यदि अगर कोई आदमी इसको इम्प्लीमेंट करे। और क्या होता है, इससे भी बड़ी आपको बात बताऊँ कि जब इस तरह की चीज़ों को व्यक्ति करता है, उसको पता है कि मेरे दरवाजे पे एक किट पड़ी हुई है, उसको पता है कि मेरे पास वो मोबाइल नंबर है, उसको पता है कि मुझे किस तरह का बिहेव करना है, तो उससे फाइट करने का, उससे जूझने का एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। और जब व्यक्ति में उससे लड़ने की जब उसके अंदर ताकत होती है ना, तो वो सफलता भी प्राप्त कर लेता कि हाँ मैं सक्षम हूँ, मैं भूकंप को सहने का, भूकंप से बचने के लिए मेरी पूरी जानकारी है, मैं सक्षम हूँ, तो वो सफलतापूर्वक बच भी जाता। तो मैं यही कहूँगा कि जो स्ट्रक्चर्स हैं उनको सेफ बनाएं, जो स्ट्रक्चर्स पहले से बने हुए हैं उनको रेट्रोफिटिंग करवाएं, जो अवेयरनेस का जो लिटरेचर अवेलेबल है उसको पढ़ें, इम्प्लीमेंट करें। और जो ये मॉक ड्रिल होती है उसको साल में कम से कम एक बार अपने घर से शुरुआत करें, मोहल्ले से शुरुआत करें, कम्युनिटी से शुरुआत करें, ऑफिस में शुरुआत करें, लेकिन साल में एक बार ज़रूर करें। उस मॉक ड्रिल में क्या होता है कि एक सिंबॉलिक एक सायरन बजता है कि भाई सब दीवारें हिल रही हैं, तब आपको वैसे ही बिहेव करना है कि जैसे कि ये भूकंप आ रहा है, आ गया है। तो अगर आप उसकी साल में एक बार भी यदि आप प्रैक्टिस कर लेंगे ना, तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा कि मुझे वाकई में क्या बिहेव करना है, कैसे बिहेव करना है, मुझे कैसे बचना है। और यदि इन चारों चीज़ों को यदि आप कर लेते हैं, कार्यान्वित कर लेते हैं, तो मेरा ये मानना है कि हम भूकंप से होने वाली क्षति से बहुत बच सकते हैं। डॉक्टर साहब, आपने हमें इतना कीमती वक्त दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने जाना अर्थक्वेक के बारे में, इससे बचने के तरीके भी आपने जाने। तो अगले एपिसोड में हम फिर मिलेंगे एक नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।